Hello everyone. I'm welcoming you all into our sixth topic within the chapter of Introduction to Computer System. This video will be 6.2. That is sixth topic for the second part. Within this topic, we will be discussing about the data capturing, storage and retrieval. कैसे डेटा कैप्चर होता है, कैसे स्टोर करा जाता है और कैसे रिट्रीव करा जाता है सॉरी। सो कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमें उसका इनपुट चाहिए होगा। इनपुट चाहिए होगा, डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा। इसके बाद जो डेटा हम इनपुट लेंगे या कैप्चर करेंगे, जो डेटा वो एक स्टोरेज में जाता है, फाइल के अंदर या फिर एक डेटाबेस में जाता है, जिसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब भी हमें इस डेटा पे काम करना हो, इसे हम रिट्रीव कर सकें कुछ अलग काम के लिए। इसके लिए मेनली तीन स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को गैदर करा जाता है या फिर इनपुट लिया जाता है अलग अलग सोर्सेज से। इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म। हम जैसे कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमेशा डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में होगा, इसलिए ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को गैदर करते हैं हम अलग अलग सोर्सेज से इन डिजिटल फॉर्म। अब इसमें जो कैप्चरिंग होती है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से होती है, जैसे कि या तो कीबोर्ड से हो गई, एक बारकोड रीडर हो गया जो कि उसमें होता है, जैसे कि अगर कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, कोई बड़ी शॉप होती है तो उस वगैरह में, या फिर कमेंट्स हो गए, या फिर पोस्ट ओवर सोशल मीडिया, या फिर रिमोट सेंसर्स हो गए जो कि अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पे। ऐसे अलग अलग जगह से डेटा कैप्चर हो सकता है। जैसे कि मे बी ये वाली लाइन आपको थोड़ी टफ लगे, इसमें लिखा है कि समटाइम्स हेट्रोजेनिटी अमंग डेटा सोर्सेज मेक डेटा कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट। हेट्रोजेनिटी मीन्स कि अलग अलग फॉर्मेट में या अलग अलग टाइप का डेटा जो है अलग अलग डेटा सोर्सेज से कैप्चर होता है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स टास्क बनाता है। ओके, सो सेकेंड पार्ट आता है हमारा डेटा स्टोरेज। कि हमने डेटा तो कैप्चर कर लिया, बट अब इस डेटा को ही स्टोर भी तो करना होगा जहाँ पे हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें। तो डेटा स्टोरेज एक प्रोसेस है ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। आजकल जो भी डेटा प्रोड्यूस हो जा रहा है वो एक बहुत हाई रेट पे हो रहा है। मतलब इंटरनेट हम इतना ज़्यादा रिलायबल है, या फिर इतना हम नॉर्मलाइज कर दिया हमने यूज़ करना, कि डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक बहुत हाई रेट पे हो रहा है, जिस वजह से जो डेटा स्टोरेज है वो एक चैलेंजिंग टास्क बन गया है। इसीलिए डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज, इस वजह से हमें ये थोड़ी हेल्प हुई है कि हम इस टास्क को सिंप्लीफाई कर दें डेटा स्टोरिंग के। अब अलग अलग डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि फिगर 1.17 में दिखाया गया है, फिर उसमें डीवीडी, एसएसडी, एचडीडी वगैरह दिखाए गए हैं, उनके जो पिक्चर्स हैं। ओके, सो डेटा जो है टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है ना, इसलिए स्टोरेज डिवाइस भी टाइम के साथ अपग्रेड होते जा रहे हैं। Hence, the storage devices also require to be upgraded periodically. Periodically मतलब टाइम के साथ उन्हें अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे कहीं क्या कहते हैं, बड़ी स्टोरेज हो गई जो कि कम कॉस्ट में मिले, या फिर कोई फास्टर स्पीड होगी जो कि फास्टर रीड एंड राइट स्पीड होती है। ओके, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स विद लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज आर कॉल्ड डेटा सर्वर्स। कम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डेटा अपना सेव करते हैं एक डेटा सर्वर में, एक डेडिकेटेड अलग से जगह होती है, उनकी स्टोरेज होती है, जहाँ पे बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एक बहुत बड़ी और फास्टर स्टोरेज होती है, उन्हें कहते हैं हम डेटा सर्वर्स, जो कि डिप्लॉयड होते हैं टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, इन डेडिकेटेड कंप्यूटर्स की वजह से जो प्रोसेसिंग है डेटा की वो एफिशिएंटली हो सकती है, बट जो कॉस्ट है दोनों की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, एक डेटा सर्वर की और उसकी डेटा सर्वर की सेटिंग अप, डेटा सर्वर, एक डेटा सर्वर को क्रिएट करने में और उसको मेंटेन करने में, जैसे टाइम के साथ यूज़ करेंगे तो उसे मेंटेन भी करना है, बहुत हाई होती है। इसलिए जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप होते हैं उन्हें बहुत हाई कॉस्ट पड़ती है, बट जैसे जैसे अपग्रेड होते जाते हैं वो मे बी कट डाउन कर सकते हैं प्राइसिंग। ओके, सो द थर्ड पॉइंट विल बी डेटा रिट्रीवल। अब हमने डेटा कैप्चर तो कर लिया, इनपुट ले लिया, डेटा स्टोर भी कर दिया, बट ये स्टोर डेटा करना क्या है। अब ये आता है हमारे डेटा रिट्रीवल में। इसमें होता है हम डेटा को फेच करते हैं फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस फॉर प्रोसेसिंग एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। डेटा रिट्रीवल में हम डेटा को फेच करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, ताकि हम उस पर कोई प्रोसेसिंग कर सकें जो कि यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि आपका समझ लो, जैसे हमारा कोई एक बहुत बड़ा डेटा है,
जो कि मार्केट एवेल्यूशन के लिए है, स्टॉक मार्केट वगैरह। हम उस डेटा को स्टोर करेंगे। अब समझ लो मैं कोई पर्सनली एक एआई मॉडल बना रहा हूँ जो कि प्रेडिक्ट कर सकता है कि मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी नीचे रहेगी। उसके लिए मैं उस डेटा को लूँगा और उस पे अपनी, मैं इस केस में यूज़र हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट्स दूंगा कि मेरे को इसके रिक्वायरमेंट दे, कि मेरे को जस्ट बताए कितना ऊपर जाएगा मार्केट, कितना नीचे जाएगा। उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए मैं एक डेटा को फेच करूंगा जिस पे प्रोसेसिंग होगी। ओके। सो डेटाबेसेस जैसे जैसे ग्रो होते रहते हैं तो चैलेंजेस जो हैं नई नई आती रहती है, जैसे सर्चिंग हो गई या फिर रिट्रीवल ऑफ डेटा इन एक्सेप्टेबल टाइम। अब जैसे जैसे समझ लो आपके पास इतना सा डेटा है, तो इतने डेटा में तो डेटा में जो सर्चिंग और रिट्रीवल होगी वो बहुत ईजी है। बट समझ लो डेटा बहुत एनलार्ज हो गया, अब उसमें तो बहुत सारा डेटा आ गया, अब इसमें सर्चिंग या रिट्रीवल तो बहुत टाइम लेगी, है ना। तो इसीलिए जो डेटा टाइम को मिनिमाइज करना है, ये क्रूशियल टास्क है हमारे लिए फास्टर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अगर हमारा डेटा प्रोसेसिंग जो है फास्टर नहीं होगी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम लगेगा, कोई पॉइंट ही नहीं है फिर उसका काम करने का, जब हम जल्दी कर ही नहीं सकते, इतने पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ इज डेटा डिलीशन एंड रिकवरी, कि जैसे डेटा डिलीट कैसे होता है या उस टाइप से कैसे रिकवर करा जा सकता है। ओके। सो आजकल जो सबसे बड़ा थ्रेट है एसोसिएटेड विद डिजिटल डेटा इज डिलीशन। ओके। जैसे कि अगर कोई स्टोरेज डिवाइस मैल फंक्शन कर गया या फिर क्रैश डाउन कर गया, जिससे कि डिलीशन ऑफ डेटा हो रहा है, जो हमने डेटा स्टोर किया वो डिलीट हो रहा है, ये हो जाए तो हमें कुछ अच्छा तो नहीं लगेगा। अब यूज़र जो हैं वो एक्सीडेंटली डेटा इरेज कर सकते हैं फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, या फिर जैसे कि आपने मे भी सुना हो, हैकर्स या मैलवेयर जो होते हैं वो डिलीट कर सकते हैं डिजिटल डेटा इंटेंशनली। जैसे मे भी आपने सुना हो कि बहुत सारा डेटा लीक होता रहता है, फेसबुक की जो वो है पेरेंट ब्रांच मेटा, मेटा का, फेसबुक का पर्सनली बहुत डेटा लीक होता रहता है एंड ऑल दैट। सो ये होता रहता है। अब डिलीटिंग डेटा, डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा, डिलीटिंग डिजिटली स्टोर्ड डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल। इसका मतलब है कि अगर जैसे आपके फ़ोन में या मेरे फ़ोन में या हमारे कोई भी कंप्यूटर में कोई भी अगर डिजिटली स्टोर डेटा होगा, अगर हम उसे डिलीट करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूटर जो है सारा डेटा वो बाइनरी फॉर्मेट में, 0 1 की फॉर्मेट में स्टोर करता है, और सिंगल, ये जो बाइनरी नंबर होगा इसको कहते हैं बिट। ओके। सो बिट लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे हमें डिटेल्स को है चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना। इसीलिए जब भी डेटा सिंपली डिलीट करते हैं तो उसका जो एड्रेस एंट्री है वो मार्क कर देते हैं फ्री। जब जैसे ही हम उसे फ्री कर देंगे तो स्पेस जो है वो शो करेगा एम्प्टी टू डेटा विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा। ओके। जैसे कि हम अगर कुछ डिलीट करते हैं तो उसका जो एड्रेस है, मतलब उसकी जो मेमोरी का एड्रेस है, ओके, इस मेमोरी का एड्रेस, इसको हम शो कर देते हैं कि ये एम्प्टी है। इसको हम शो कर देते हैं कि ये एम्प्टी है, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, ताकि हम यूजर को दिखे कि वो मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा। डेटा डिलीशन थोड़ा टाइम बाद होती है, दो जस्ट स्पेसिफिकली तब नहीं होती जब हम क्लिक कर देते, जैसे कि कंप्यूटर पे कर दिया कि रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। बट अब एक केस समझ लो, हमारा एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो गया है, करप्ट करप्ट हो गया डेटा। ओके। तो इसमें एक नई प्रॉब्लम आती है कि हमें डेटा रिकवर करना है। अब रिकवरी जो होती है डेटा की, वो पॉसिबल होती है ओनली एंड ओनली इफ द कंटेंट और मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीट हैव नॉट बीन ओवर रिटन बाय सम अदर डेटा। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, इस वाली जगह पे, कि यहाँ पे समझ लो कोई डेटा है, हमें उसे डिलीट करना है, तो हम इस एड्रेस को शो करेंगे, जस्ट शो करेंगे कि ये इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। अब समझ लो ये गलती से हमसे डिलीट हुआ, अगर हमें रिकवर करना है तो इसे हम तभी रिकवर कर सकते हैं अगर इस डेटा को किसी और डेटा के, मतलब किसी और डेटा के थ्रू इसे ओवरराइट ना कर दिया हो, इसकी जगह कोई और कुछ और ना लिखा हो। जैसे डेटा को समझ लो हमने डेटा 1 कर दिया, तो हमारा जो पिछला डेटा था वो तो डिलीट हो गया प्रॉपरली, कोई और डेटा उसके ऊपर आ गया, है ना। सिर्फ उसी पीरियड में हम कर सकते हैं डेटा रिकवर। सो डेटा रिकवरी इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड और लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब
इसमें यूजुअली जो है दो सिक्योरिटी कंसर्न्स आती है विद एसोसिएटेड विद डेटा। वन इज डिलीशन बाय सम अनऑथोराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर या कोई पर्सन जिसको हमने नहीं कहा वो अपनी मर्जी से कर दे, वो डिलीट कर सकता है। अब ये जो कंसर्न्स हैं इसे हम अवॉइड कर सकते हैं बाय लिमिटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग पासवर्ड फॉर यूजर अकाउंट एंड फाइल्स। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप में एक पासवर्ड सेट कर दूं, अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन है जिसे मैं नहीं चाहता कि वो गो थ्रू कर पाए मेरे डिवाइस से, मैं एक पासवर्ड रख दूं, उसे उस पासवर्ड ना बताऊं, वो गो थ्रू नहीं कर सकता। ओके, अब ये तो एक ऑप्शन है जिससे हम क्या कहते हैं रोक सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि हम फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनक्रिप्ट कर दें उन्हें फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन। एनक्रिप्ट मत कर दे मतलब एक एक तरीके से समझ लो कि हमने उसे अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपने हिसाब से, जैसे कि मे बी आपने देखा हो कि अगर कोई गेम वेम देखा हो, जैसे पर्सनली मैं बताऊं वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में क्या होता है कि वो होता है पॉइंट स्मैशिंग, अटैक करना। तो उसमें ऐसे ऐसे करके वो दिखाते हैं, क्या कहते हैं, सिंबल्स दिखाते हैं कि किस कहाँ पोजीशन से कहाँ अटैक करना है, तो ये हम पर्सनली एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से भी एक एन्क्रिप्शन हो सकती है। अब दूसरा कंसर्न आ गया, वो है अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। ओके, कि हम नहीं चाहते कि हमारे डिलीटेड डेटा जो है वो हमारे बिना परमिशन के रिकवर होए बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि हम बहुत जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है ना, सो मेनी अ टाइम्स वी डिस्कार्ड आर ओल्ड ब्रोकन और माल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइसेस विदाउट टेकिंग केयर टू डिलीट इट। हम बहुत बार अपनी जो पुरानी स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह हैं इसको ऐसे ही फेंक देते हैं बिना एक्चुअली डिलीट करे डेटा। ओके, हम अज्यूम करते हैं जो कंटेंट्स हैं डिलीटेड फाइल के वो परमानेंटली रिमूव हो गए हों, बट ऐसा तो नहीं होता। वो तभी परमानेंटली डिलीट होगा जब हम ओवरराइड कर देंगे, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। However, these storage devices fall into the hands of mischief mongers. They can easily recover data from such devices. अगर एक्चुअली में डिलीट ना हुआ हो डेटा और ये स्टोरेज डिवाइसेस किसी और पे चलना है जो कि इसको मैनिपुलेट कर सकता है, किसी और तरीके से यूज कर सकता है, वो इजीली रिकवर कर सकता है डेटा। अब ये हमारे लिए एक थ्रेट है टू डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, हमारा डेटा किसी रैंडम पर्सन में जा रहा है, ये हमारे क्या कहते हैं हमारी एक तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। जैसे कि समझ लो अगर मैं अपने फ़ोन को डिस्कार्ड कर दूं तो मे बी वो मेरी बैंक डिटेल्स वगैरह निकाल ले मेरे फ़ोन से, या फिर मेरा आधार कार्ड वगैरह निकाल ले, वो कुछ किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। तो ये सारी जो है थ्रेट बनता है हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। अब ये जो कंसर्न है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर टूल्स टू डिलीट और श्रेड डेटा बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एनी ओल्ड और फॉल्टी डिवाइस। ये हम स्पेसिफिक टूल्स के थ्रू हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं या श्रेड कर सकते हैं। ओके, विदाउट हैविंग एनी कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। ओके, सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि डेटा को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या फिर रिट्रीव कर सकते हैं ताकि उस पर काम कर सकें। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा कि डेटा डिलीट किस टाइप से होता है और उस अगर कोई एक्सीडेंटली डिलीट हो गया हो तो उसे रिकवर कैसे करा जाता है। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट टू नो अबाउट ऑल दिस एंड आई होप आपको सब समझ आ गया हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। See you. Tata. Bye bye.